नमस्कार साथियों। आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? आपके पास ऑप्शंस में है अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी या भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। आप जानते हैं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोली आती हैं। कौन कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो हमारा सही उत्तर है अवधी, ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 5, 6, 7 या 8। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 है। कौन कौन से स्वर माने जाते हैं? अ, आ, ई, उ, ए और ओ। ठीक है। आज का प्रश्न है आपके लिए कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास ग्रंथ का नाम दिया गया है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित है। इस रचना का प्रकाशन कब हुआ? आपके पास ऑप्शंस में है 1850 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में या 1905 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन वर्ष बताना है आपको और साथ में आपने ये भी बताना है कि इसमें कुल कितने कवियों का वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? 1888 ईस्वी। 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल कितने कवियों का वर्णन मिलता है? 952 कवियों का वर्णन मिलता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मिष्ट बंधुओं द्वारा रचित मिष्ट बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मिष्ट बंधु विनोद, जो कि मिष्ट बंधुओं द्वारा रचित है, कितने भागों में विभक्त है और कब कब प्रकाशित हुए थे, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। मिष्ट बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित है। ठीक है। पहले 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे और चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1934 ईस्वी में। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है। पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चतुर्थ भाग इसका 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में जागरण सुधार काल को और किस नाम से पुकारते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है भारतेंदु काल, छायावाद काल, द्विवेदी काल या आदि काल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी साहित्य में जागरण सुधार काल को और किस नाम से पुकारते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, द्विवेदी काल को। ठीक है। चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि द्विवेदी काल का समय क्या माना जाता है? बिल्कुल सही। द्विवेदी काल का समय क्या माना जाता है? 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? आपको बताना है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। आपके पास ऑप्शंस में है पुष्य, सरहपाद, शालिभद्र सूरि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को माना है। अब हम बात कर लेते हैं कि पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। बताइए, पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है?
बिल्कुल सही, शिवसिंह सेंगर ने। और शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। ठीक है। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिवसिंह सेंगर ने माना है। सरहापाद को राहुल सांकृत्यायन ने माना है। और शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल में साहित्य रचना की कितनी धाराएं बह रही थी? आपके पास ऑप्शंस में है 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि आदिकाल में जो साहित्य की रचनाएं हुई वह कितनी धाराओं में बह रही थी? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कितनी धाराओं में बह रही थी? 3 धाराओं में बह रही थी। हमारा अगला प्रश्न है, पौंजरयु ग्रंथ के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है कवि स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपाद या किलपाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। पौंजरयु ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। पौंजरयु के लेखक कौन है? कवि स्वयंभू। ठीक है। और जो पौंजरयु है यह रामचरित का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। आप जानते हैं कि इसमें कुल 5 कांड और 90 संधियां हैं। ठीक है। कितनी है? 90 संधियां हैं। पहले इसमें कितनी संधियां होती थी बताइए? पहले इसमें 83 संधियां थी। ठीक है। बाद में स्वयंभू के बेटे त्रिभुवन ने इसमें 7 संधियां और जोड़ दी थी। तो अब कुल इसमें कितनी संधियां हैं? 90 संधियां हैं और 5 कांड है। और रामचरित का विस्तार से वर्णन किया गया है इसमें। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्पदंत की रचना कौन सी है? आपके पास ऑप्शंस में है महापुराण, संदेश रासक, स्वयंभू छंद या उपदेश रसायन रास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। निम्न में से पुष्पदंत जी की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। पुष्पदंत की रचना कौन सी है? महापुराण है। इसमें 63 शलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि पुष्पदंत किस सदी के कवि माने जाते हैं? पुष्पदंत जो है वो 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि संदेश रासक के रचयिता कौन है? बताइए। बिल्कुल सही। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। स्वयंभू छंद स्वयंभू की रचना है। और उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना कौन सी मानी जाती है? आपको बताना है कि इनमें से अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना कौन सी मानी जा सकती है? आपके पास ऑप्शंस में है वर्ण रत्नाकर, सिद्ध साहित्य, हमीर रासो या पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना कौन सी मानी जा सकती है? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। पृथ्वीराज रासो जो कि चंदवरदाई द्वारा रचित है। यह अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त मानी जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, गोरखनाथ किसके शिष्य थे? आपके पास ऑप्शंस में है सरहपाद, नेमिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या आचार्य देवसेन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। गोरखनाथ किसके शिष्य माने जाते हैं या किसके शिष्य थे? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मत्स्येंद्रनाथ के। हमारा अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है नरपतिनाल, जगनेक, दलपत विजय या चंदवरदाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिसलदेव रासो के रचयिता का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। बिसलदेव रासो के रचयिता नरपतिनाल है।
और अगर हम इसके रचनाकाल की बात करें तो 1155 ईस्वी की रचना मानी जाती है ये। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा अगला प्रश्न है, श्रावकाचार किस साहित्य के अंतर्गत आता है? आपके पास ऑप्शंस में है सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य या रासो साहित्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, श्रावकाचार किस साहित्य के अंतर्गत आता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, जैनाचार्य। श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की रचना है, बिल्कुल सही। और यह हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। चलिए अब आप लोग मुझे इसका रचनाकाल भी बताइए कि इसका रचनाकाल क्या माना जाता है। देखते हूँ सबसे पहले उत्तर किसका आता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है विद्यापति, गोविंद दास, ज्योतिषवर ठाकुर या ग्रियर्सन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, वर्ण रत्नाकर के लेखक का नाम। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, किसकी रचना है ये? ज्योतिषवर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। हमारा अगला प्रश्न है, भट्ट केदार की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है ढोला मारूरा दूहा, राउल वेल, जयचंद प्रकाश या जयमंग जस चंद्रिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, भट्ट केदार की रचना कौन सी मानी जाती है? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। अब हम बात करते हैं कि ढोला मारूरा दूहा, इसके रचयिता कौन है? बताइए, ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है? बिल्कुल सही, कल्लोल कवि की। ठीक है, और राउल वेल पिछली क्लास में ही बताया था मैंने आपको, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि राउल वेल की नायिका का नाम बताइए, फिर मैंने आपको बताया था कि किसकी रचना है। बिल्कुल सही, रोड़ा कवि की रचना है ये। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, दोहावली किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है कबीरदास, नंददास, सूरदास या तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। दोहावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग को किसने प्रतिष्ठित किया था? आपके पास ऑप्शंस में है कबीर, आचार्य शंकर, नानक या विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? और साथियों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। बताइए, ज्ञान मार्ग को किसने प्रतिष्ठित किया था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ज्ञान मार्ग को किसने प्रतिष्ठित किया था? आचार्य शंकर ने प्रतिष्ठित किया था। और इसका आरंभिक रूप जो है वो उपनिषदों में मिल जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? आपके पास ऑप्शंस में है 1350 ईस्वी, 1469 ईस्वी, 1538 ईस्वी या 1680 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।
और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक देती हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।